Hello friends, welcome to Wikipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, and today we are going to discuss about some very important developments that took place within the state of Haryana. और हरियाणा के किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, खास करके HCS के लिए, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ कुछ इश्यूज़ हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से हैं और सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इश्यूज़ के सेक्शन से हैं, एंड स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन। कि एजुकेशन की एक्चुअली में जो रूरल हरियाणा है, एसर की रिपोर्ट आई है, तो उसने कुछ फाइंडिंग्स, उसके फाइंडिंग्स है रूरल एरियाज़ में हरियाणा के अंदर जो एजुकेशन की स्टेटस है उसके बारे में कुछ पता चला है। ठीक है, और ख़ास करके इस जो पैंडेमिक के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे जो एक्चुअली में इश्यूज़ रहे हैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बाहर आई हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमी सेक्शन से हमारा कोई टॉपिक नहीं है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से भी नहीं है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिपीटेडली एवरी नाउ एंड देन इन न्यूज़पेपर्स हमें देखने मिल रहा है स्टबल बर्निंग के केसेस। ठीक है, तो वो तो हमने लेंथ एंड ब्रेथ उसका कवर कर चुके हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से इनमें एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, वो सारे भी हमने देख लिया है। ठीक है, और इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा है, जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं। तो इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन से हमारी आज कोई टॉपिक नहीं है। आज जो हमारे टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से होंगे और सोशल इश्यूज के सेक्शन से होंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, अवार्ड्स के बारे में स्टेट्स के एग्जामिनेशन से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हरियाणा को स्कॉच गोल्ड अवार्ड हरियाणा को मिला है। ठीक है, हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट को स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में भी। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग एक्टिविटीज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, उस एरियाज पे जो कंट्रीब्यूशंस करते हैं, इंडिविजुअल भी हो या ऑर्गेनाइजेशंस भी हो या कोई भी हो, हर वहाँ पे स्कॉच अवार्ड दिया जाता है हर साल के लिए। इस साल इंडिया के और भी जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं सब किसी को मिलता है और अलग अलग चीज़ों की अचीवमेंट के लिए मिलती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए मिलती हैं। ठीक है, और ख़ास करके स्टेट्स को, उसके डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंडिविजुअल्स को, हर किसी को ये अवार्ड मिला जाता है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड हरियाणा को मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस। कोविड की जो क्राइसिस चल रही थी उसके मैनेजमेंट में, उसके प्लानिंग में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कोविड क्राइसिस को डील करने को लेके, और वो रिपोर्ट फिर भेजी गई थी, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को। और वहाँ पे और भी स्टेट्स की बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हुए थे, लेकिन हरियाणा के जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट गई थी उनको सराहाया गया है और उनको ये अवार्ड दिया गया है, गोल्ड अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर कोविड क्राइसिस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये इसके प्रोसीजर क्या है, ये अवार्ड दी कैसे जाती हैं और किन किन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कोविड क्राइसिस को डील करने के लिए 300 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपोर्ट दी थी, जिनमें से 136 को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी कौन सी कैटेगरी पे, रेस्पॉन्स टू कोविड-19, कोविड-19 क्राइसिस को डील करने के लिए। ठीक है, इसको डील करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भेजी थी, और जिसके कारण हरियाणा गवर्नमेंट को इस क्राइसिस को डील करने में, इसको वर्कआउट करने में, इसके इंप्लीमेंटेशन में जो प्लान वो लोग बनाए थे, वो जो रिपोर्ट बनाए थे, उस रिपोर्ट को सराहाया गया और उस रिपोर्ट को के तहत हरियाणा गवर्नमेंट के, हरियाणा के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया था। अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है ये क्या है, ये 2003 में स्टार्ट किया गया था, और ये अवार्ड दी जाती है लोगों को, प्रोजेक्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक अ बेटर नेशन, जो नेशन को अच्छा बनाने में बहुत कमाल का कंट्रीब्यूशन करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर हरियाणा को
इससे पहले भी कौन सा मिला है स्कॉच अवार्ड वो भी देखना है, और इस साल जो मिला है वो किस कैटेगरी के लिए मिला है। तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब स्कॉच अवार्ड विनर्स इंक्लूड द माइटी एंड द ऑर्डिनरी अलाइक, दे रिसीव दिस अवार्ड फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। ठीक है, द रोल ऑफ ऑनर ऑफ द स्कॉच अवार्ड ओवर द ईयर्स इज टेस्टिमनी टू दिस, मतलब सराहा जाता है आपके अच्छे कामों को, नेशन को अच्छा बनाने में, उस अच्छा बनाने में जो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, किसी भी सिचुएशन को डील करने में। अब जैसे ये कोविड-19 की क्राइसिस चल रही है, उसको डील करने में जो प्लान वर्कआउट किया गया है हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत, उस रिपोर्ट को सराहाया गया है, उससे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट भेजती है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको भेजती है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर और भी स्टेट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, उन सब को एनालाइज करने के बाद फिर एक स्टेट को अवार्ड दिया जाता है या एक डिपार्टमेंट को या अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा इंडिया के अंदर इज द मोस्ट डेवलपिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करने वाला, और अभी अगर हम प्रेजेंटली देखा जाए तो हरियाणा एक डेवलप स्टेट है इंडिया के अंदर, जो टॉप पे आती है। और यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं, और रियल स्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे रियल स्टेट का काम बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, खास करके एनसीआर वाले रीजन पे जो होता है। तो और इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल भी निकाला था 2017 में, रेरा, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, एक अथॉरिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था, उसके अंदर उसके प्रोविजंस बनाए गए थे, लॉज बनाए गए थे, जिसके तहत काम होना था और हर एक स्टेट को इम्प्लीमेंट करना था। तो हरियाणा ने ये रेगुलेटरी अथॉरिटी अपने स्टेट में बिठाया, हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और उसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्लानिंग आई थी, जो पॉलिसी आई थी या लॉ एंड पॉलिसीज आई थी, उसको इम्प्लीमेंट अपने स्टेट पे किया। अब स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा रैम्पेंट रियल स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है। तो रियल स्टेट की डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पे ये पाया गया है, हम देखेंगे कि रिपोर्ट्स में यहाँ पे ये पाया गया है कि जो डीलर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं, 10% तक कमीशन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू की 10% तक कमीशन ले रहे हैं, जिसके कारण लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और ये शिकायतें हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके पास भी बहुत सारी शिकायतें आई और काफ़ी टाइम से आ रही थी। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप 1% से ज़्यादा कमीशन नहीं ले सकते हैं। किसके तहत? आपने जो कमीशन लेना है, जो या जिस फ्रेमवर्क में आपने काम करना है, वो फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क कौन सा है? हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट रूल्स 2019 अंडर द हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008। इसके तहत, इसकी जो फ्रेमवर्क है, इसके जो प्रोविजंस हैं, उसके तहत ही आपने काम करना है, इसके बाहर आपने काम नहीं करना है। और इसके तहत आपकी जो कमीशन होगी, सेल और परचेज, प्रॉपर्टी के सेल और परचेज के ऊपर जो कमीशन होगी वो 1% होगी, 1% कमीशन होगी एग्रीगेट में। ठीक है, डीलर जो परचेजर हैं वो भी और जो सेलर है उनसे, दोनों से 0.5 लेना है। 0.5 मतलब एग्रीगेट में 1% कमीशन, प्रॉपर्टी वैल्यू की 1% कमीशन। और ये कानून हरियाणा गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पास किया है। इसे अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो फिर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट या फिर एक्शंस लिया जाएगा। ठीक है, इसके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। ये जो प्रोमोटर्स थे उनको भी ये आगाह किया गया है, ठीक है, कि आप जो कानून है हरियाणा स्टेट के अंदर, हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डीलर्स कंसल्टेंट रूल्स 2019, उसके तहत जो कमीशन आपको प्रेस्क्राइब की गई है, आपको उतना ही कमीशन लेना है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो फाइंडिंग्स हैं, ये जो फाइंडिंग्स हैं, इनके फाइंडिंग्स के ऊपर, इसकी फाइंडिंग जो रिपोर्ट आई थी वो कौन सी फाइंडिंग्स थी या क्या क्या रिपोर्ट था जिसके ऊपर ये एक्शन लिया गया। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कमीशन है ये 1% प्रिस्क्राइब्ड है कानून के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 0.5% बाई ईच ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ द डील,
each on the finalization of deal as per their agreement entered in the registered dealer under valid receipt। और जो भी आप कमीशन ले रहे हो उसकी आपके पास प्रॉपर रिसिप्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो कभी भी आके आपके रिकॉर्ड को चेक करेगी। आपके पास हर एक चीज़ की प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप 10% तक कमीशन ले रहे हो, जो कि कानून के खिलाफ है। अब बहुत तरह के मैल प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हैं कि प्रोमोटर्स के साथ मिलके कमीशन चार्ज कर रहे थे, सेलर और बायर दोनों से 10% तक कमीशन चार्ज कर रहे हैं। और इसके कारण कहीं ना कहीं ये भी होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू वो भी बढ़ जाती है। ये कमीशन चार्ज करने के तहत इनकी भी कमीशन जब आने लगती है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ा के ही फिर वो खरीद बिक्री होती है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू हो जाता है और लोग इससे परेशान भी हैं। Some property dealers were charging commission as high as 5 to 10% of the property value in connivance with the developers, and ultimately the allottees were being burdened according to the findings of the authority। उसकी रिपोर्ट से ये पता चला है। अब जो रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं, उनको ये बोला गया है कि अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो ये आप कानून के उल्लंघन कर रहे हो, और कानून के उल्लंघन करोगे तो फिर आपको एक्शन लिया जाएगा। फिर भी ये चीजें कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है। और बहुत ऐसे इंस्टांसेस भी देखने को मिले हैं जहां पे मैंने आपको जैसे बताया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब कमीशन, अब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख रुपए है फॉर इंस्टेंस या फॉर इलस्ट्रेशंस 10 लाख रुपए है। अब वहां पे डीलर 10% अगर कमीशन चार्ज करेगा तो इस तरह से वहां पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि अपने कमीशंस को सामने रखते हुए भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखा जाता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कमीशन उतने ज्यादा होते हैं, कि प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर ही इनका कमीशन है। और कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने लगती है। ये सारे रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स बता रही हैं। तो इसके कारण ये कानून पास करना बहुत ही जरूरी हो गया था और मैंडेटरी किया गया है। अब इसे अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो उसे एक्शन लिया जाएगा या फिर उसे सजा दी जाएगी। इंस्टांसेस हैव कम टू नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज दैट सम प्रॉपर्टी डीलर्स वर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंड और ग्रेड एंड मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। ऐसा ये बोला जा रहा था कि बड़े बड़े प्रोमिसेस किए जा रहे थे, आप घबराओ मत, आप प्रॉपर्टी बनाओ, आपको ये भी जो रिक्वायरमेंट है वो सारे अप्रूवल हम करवाएंगे, आपको ये सर्विसेज दी जाएगी, जो कि वो नहीं कर पाते हैं बाद में, उनके हाथ में नहीं होता है। जस्ट अपनी काम को पूरा करने के लिए, जैसे उनका कमीशन आ जाए, खरीद बिक्री हो जाए, उसको पूरा करने के लिए फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं और मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो भी कमीशन ली जा रही है, ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो भी गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है, उन प्रॉपर्टीज पे ही आप कमीशन ले सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे प्रॉपर्टीज है जो रजिस्टर्ड नहीं है और उन पे भी चल रही है, ठीक है। गलत तरह के मिस एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसा होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्डिंग बनने वाली है, यहाँ पे ये होगा, तो आप यहाँ पे अभी से यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, बुक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरह के मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों के तक फैलाई जा रही थी और बाद में पैसे कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिर वही गायब हो जाते हैं, तो कोई दिखता नहीं है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये बोला गया है कि आपको अंडर द कोड ऑफ एथिक्स आपको सारे रिकॉर्ड्स, अपने अकाउंट्स सारे मेंटेन करने हैं प्रॉपर्टी डीलर्स को, कि आपने कितना कमीशन लिया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, सबके अकाउंट्स रिपोर्ट्स आपके पास होने चाहिए। आपको एक बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो और आपके साथ आप एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और ये सारे रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के बाद ही, ठीक है, फाइंडिंग्स के बाद ही हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये लॉज पास किए हैं कि 1% कमीशन जो है, कानून पे लिखा है, कौन से कानून के तहत ये मैंने आपको बताया,
और उसके बाद भी आपको एक बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो आपको मेंटेन करना ही है, ताकि कभी भी आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है या कभी भी सरप्राइज इंक्वायरी या कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे ये सारे रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेंगे, ताकि आप अपने साइड से क्लीन रहो, आप किसी भी तरह का मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, वरना आपके साथ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये अथॉरिटी ये अथॉरिटी इस रीजन से ही बनाई गई थी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट जाता है, और इसके साथ साथ आपको ये रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो 2017 में लाई गई थी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी आपको इससे रिलेट करके देखना है कि उसके क्या क्या प्रोविजंस है। ठीक है, उसके क्या क्या प्रोविजंस है, एस्क्रो अकाउंट होना है, कारपेट एरिया के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हर एक नोट बनाना है। ठीक है, अब ये फार्म लॉज के बारे में अगर हम बात करें तो फार्म लॉ कंट्रोवर्सी में रीच सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये पंजाब के अंदर भी एक बर्निंग इशू है, हरियाणा के अंदर भी बर्निंग इशू है। ये पंजाब के अंदर भी करंट अफेयर्स में कवर हुआ है, या हरियाणा के अंदर में भी करंट अफेयर्स में कवर हुआ, क्योंकि इन दोनों स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही है, पंजाब में ज़्यादा और हरियाणा के अंदर। तो ये बोला जा रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अब ये जो कानून लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इट इज गोइंग टू नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इट इज द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। नाउ दिस मैटर इज गोइंग टू नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये वहां पे पहुंचेगी, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। यहाँ पे लॉ की बात आ गई है, यहाँ पे 7 शेड्यूल की बात आ गई है, स्टेट लिस्ट की बात आ रही है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात आ रही है, किसके पास पावर है नहीं है, कौन इंप्लीमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, प्रोडक्शन सप्लाई, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, कौन सी चीज़ें स्टेट लिस्ट के अंदर है, कौन से कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। इससे पहले इसके रिलेटेड जो कमिटीज़ बैठाई गई थी, वो कमिटीज़ की क्या रिकमेंडेशंस थी, वो क्या कह रहे थे कि ये जो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ये कॉन्करेंट लिस्ट में क्यों होना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। अभी तक एग्रीकल्चर कहाँ पे है, आप लोग को जैसे पता है कि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उसकी प्रोडक्शन सप्लाई सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर्स है। ठीक है, विल सी टू इट। अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू पास द बिल्स अंडर कंसिडरेशन, फार्म बिल्स कौन पास कर सकता है। अब ये यहां पे सवाल ये उठेगा कि कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों को पावर है कानून बनाने का, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कोई भी अगर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन के लिए, उस लॉ की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। वो इंप्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। और अगर यहां पे इन्फ्रिंजमेंट होती है, यहां पे अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, तो इट इज अ थ्रेट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके लिए दिस मैटर इज गोइंग टू लैंड ऑन द फ्लोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज गोइंग टू नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये लॉ की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही। और कुछ स्टेट्स का, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, या कॉन्स्टिट्यूशनल या जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो बिल पास की गई है कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म को हैम्पर कर रही है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हैम्पर कर रही है। ये एक इशू है। इसके बाद द मैटर ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द स्टेट गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट। इफ नॉट साइंड बाय हिम द मैटर इज लाइकली टू रीच द सुप्रीम कोर्ट। अब इसको भी स्टेट गवर्नमेंट पास करता है कोई रूल
या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई फार्म बिल पास कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर रहा है कोई स्टेट, जैसे पंजाब के अंदर किया गया है, या फिर अगर उसको पास कर रहा है तो वो फिर गवर्नर के पास जाएगा। और अगर गवर्नर भी वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दे बिना साइन किए, तो फिर क्या होगा? तो ये चांसेस हो सकते हैं कि हाँ, ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो आर्टिकल 131 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सेंटर और स्टेट यहां पर अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसे खारिज कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है अपने असेंबली में पंजाब के अंदर। तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि आखिर हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बट कानून के तहत एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ स्टेट लिस्ट के हाथ में आता है। सेंट्रल यहां पे फोर्सफुली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर मैटर है तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी जो मैटर होता है उसकी भी इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात अगर हम करें तो यहां पे भी आप ये देखिए कि एंट्री 14 ऑफ स्टेट लिस्ट शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स एग्रीकल्चर एज अ स्टेट सब्जेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो भी स्टेट सब्जेक्ट में, स्टेट के हाथ में दिया गया था। तो ये सारे मैटर्स अब आ रहे हैं कि एक्चुअली में हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पास द बिल या टू इंप्लीमेंट द बिल। तो अब ये मैटर ऐसा है, हो रहा है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा। इससे रिलेटेड, फार्म बिल से रिलेटेड अगर हम बात करें या एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इससे पहले भी the subject of agriculture, in order to deal with the modern day challenges facing the agriculture sector in India, दो कमिटीज पहले बिठाई गई थी। एक स्वामीनाथन कमेटी बिठाई गई थी 2006 के अंदर, उसके बाद एक दलवाई कमेटी बिठाई गई थी 2014-15 में। इन दोनों ने यह रिकमेंड किया था कि कॉन्करेंट लिस्ट को, एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला जाए, ताकि स्टेट को वहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे कुछ एक रोल प्ले कर सके और किसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट डील कर सके। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर भी अगर मैटर है, उसकी भी इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो ये अब लॉ की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स आएगी या वर्डिक्ट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मैटर चलने वाला है। इसमें काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी, ठीक है। कमिटीज ने तो रिकमेंड किया कॉन्करेंट लिस्ट में डालने को, चलो ठीक है, होना भी चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसानों के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करते अपने स्टेट्स में। तो उस स्टेट्स के फिर जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जियोपार्डाइज हो जाते हैं। तो ये एक इशू है। तो इट इज़ द मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो इसके लिए बहुत सारे कमिटीज़ ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की रिकमेंडेशन डाली है, लेकिन वहाँ पे भी हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। सेंट्रल कानून बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसा मानना है, जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्रीकल्चर और स्टेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं कि स्टेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है शेड्यूल्स के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट कौन से लिस्ट पे आती हैं 7 शेड्यूल के अंदर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो बताया था कि ये फार्म बिल्स जो हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन ऑर्डर टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम अ वेरी आई ऑफ द स्टॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है।
मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, सोशल, फ्रॉम सोशल एस्पेक्ट्स या सोशल इश्यूज से रिलेटेड, कि ओवर 14% गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन रूरल एरियाज डोंट हैव टेक्स्ट बुक्स। सर्वे, अब सर्वे की फाइंडिंग, अब ये सर्वे निकाला किसने है? एसर, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट निकालता कौन है? एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम। और इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस सर्वे को जो भी फाइंडिंग्स होती हैं इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इन द मैटर्स रिलेटेड टू द एजुकेशन इन द रूरल इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके जो भी फाइंडिंग्स है। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या कह रही है कि 14% गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के पास किताबें नहीं है। 23% जो रूरल एरिया में ऐसा लोग हैं जिसके घर में स्मार्टफोन्स नहीं है। अब 23% लोगों के घर में जब स्मार्टफोन नहीं है तो ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे ये जो डिजिटल एजुकेशन की बात चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है, वो लोग कैसे क्लासेस अटेंड करेंगे? वो लोग उस फैसिलिटी को अवेल कैसे करेंगे जब उनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं है? बहुतों का ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बहुतों के गांव में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। कहीं पे कनेक्टिविटी है, अगर इंटरनेट की कनेक्शन पहुंची हुई है तो वहां पे नेटवर्क की इशू बहुत ज़्यादा है। इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे ये रिपोर्ट बता रही है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कनेक्शन बहुत बहुत छूट गया है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो हैं वहां पे भी 10% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है हरियाणा स्टेट के अंदर, हरियाणा स्टेट के विलेजेस की रिपोर्ट बता रही है। अब ये सर्वे जो कंडक्ट की गई थी, 627 विलेजेस कवर्ड 2442 स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 16 ईयर्स। 15 से 16 साल तक के स्टूडेंट्स जो है, क्लास मेट्रिकुलेशन तक की रख लीजिए, मेट्रिकुलेशन तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर सर्वे की अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्टूडेंट से की रिपोर्ट है यार। 627 विलेजेस की रिपोर्ट है ये। उसकी ये फाइंडिंग्स है कि 14% लोगों के पास किताबें नहीं है, 23% लोगों के घर पे स्मार्टफोन नहीं है। तो वो जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो लोग कैसे अटेंड किए होंगे? तो वो लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए। ठीक है, सर्वे ये भी बता रही कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास किताबें नहीं है। ठीक है, और ये जो एनजीओ है प्रथम है, ये जो ऐसा रिपोर्ट हर साल निकलती है, हर साल निकलती है ये। और इसकी मैंने बताया आपको, दिस रिपोर्ट एजुकेशन के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है इस रिपोर्ट को। और ये रूरल एरियाज की एजुकेशनल स्टेटस ही बताती है, सिर्फ रूरल एरियाज की, नॉट अर्बन एरियाज, ओनली रूरल एरियाज। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखते हैं इस रिपोर्ट की क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। क्लोज टू 18% स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड अबव इन गवर्नमेंट स्कूल डोंट हैव बुक्स। 18% लोग क्लास 9 या उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट स्कूल वाले, उनके पास किताबें नहीं है। 23% स्टूडेंट्स के घर पे स्मार्टफोन नहीं है। 12% जो अप्रॉक्सीमेटली 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके घर पे भी स्मार्टफोन नहीं है। तो ये जो इस टाइम पीरियड पे जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, वो लोग तो अटेंड नहीं कर पाए होंगे। और पहली बार एशर ने ये ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट फाइंडिंग की है, क्योंकि इस टाइम पे नीड ऑफ द आवर हो गई थी वो लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के टाइम पीरियड कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी। लेकिन जब उनके घरों पे स्मार्टफोन ही नहीं है, इतने लोगों के घर पे स्मार्टफोन नहीं है, तो ये 2500 लोगों की जब सर्वे की गई है, ये 650 विलेजेस की है अप्रॉक्सीमेटली, और 2500 बच्चों के या स्टूडेंट्स की रिपोर्ट है ये। उनमें से ये फाइंडिंग्स है। ठीक है, तो बहुत ऐसे घरों पे है जो उसके घर के जो फैमिली मेम्बर्स है वो पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी के घर पे फैमिली मेम्बर्स पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वो कैसे पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे?
31% students studying in class 9 and above revealed that they had no help from family members. 30%, 31% बच्चे जो थे उनका ये बोला गया कि हमें तो कोई हेल्प मिला ही नहीं फैमिली से. ठीक है. 67% लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ स्टडी मटेरियल मिला गया है सर्वे से पहले गवर्नमेंट स्कूल में, और 72% प्राइवेट स्कूल में. और कहीं ना कहीं यहां पे कम्युनिकेशन लैग आ गया है. ये सारे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं. अब ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, अब देखिए, इन रूरल एरियाज 42.4% हैव ब्लेम्ड द स्कूल्स, 11.5% said that they had no internet, 40% they don't have smartphones, और 2.3% ये बोल रहे हैं कि कनेक्टिविटी इशू है, नेटवर्क इशू है. तो अगर ऐसा है, if this is the scenario, then what is the purpose of the scheme of digital India या डिजिटेक की बात हम करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, या डिजिटल इंडिया हमारा प्रोग्राम चलता है. ठीक है. इंटरनेट कनेक्टिविटी की हमारी स्कीम चलती है, भारत नेट, हर एक गांव को कनेक्ट करना है. तो हरियाणा जैसे डेवलप्ड स्टेट की अगर यह हाल है, तो बिहार जैसे स्टेट का क्या हाल होगा, ओडिशा जैसे स्टेट का क्या हाल होगा, झारखंड जैसे स्टेट का क्या हाल होगा. ठीक है. तो ये रिपोर्ट जो है एसर की, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. Unless and until you quote the findings of this report in your answers, your answer will not be substantiated. Value addition उसकी नहीं होगी. और एसर के बारे में आपको डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है. ठीक है. और जब जिस रिपोर्ट में जब पूछा गया उनसे कि आप लोगों की कम्युनिकेशन कैसे हो रही है इस टाइम पीरियड में, फिर बहुत लोगों ने बोला कि हाँ टीचर से बात होती है, बहुत लोगों ने बोला है ही नहीं, बहुत लोगों ने बोला हमारा कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है वो टूट ही गया है. ये सारे रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बता रही है. ठीक है. 32% लोग बोला दे हैड नो कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है उनके बीच में इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे, या सर्वे से पहले की ये फाइंडिंग्स है. अक्टूबर महीने में ये सारे रिपोर्ट आती हैं. 28 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आया है. ठीक है. न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ये आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली. ठीक है. अब यहां पे एक चीज आपने दिमाग पे रखना है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये जब रिपोर्ट की बात आएगी, तो पहली बार एसर ने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सर्वे किया है. तो ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर सर्वे किया है, तो यहाँ पे हमें लूप होल्स देखने को मिल रहा है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उन पे भी लूप होल देखने को मिल रहा है. तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी. तो आपको इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है, उसके बाद एक अच्छा नोट या अच्छा आंसर या ऐसे तैयार करना है. ठीक है. कंप्रिहेंसिवली. अब एसर के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स अ नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन. याद रखेगा, ओनली रूरल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स. ये रिपोर्ट जब आते हैं वो ये भी बताते हैं क्लास 6 के बच्चे रीडिंग और अरिथमेटिक में कैसे हैं, नहीं, या 5 पे कैसे है. ये जो सर्वेस कंडक्ट करते हैं, ये 2011 सेंसस को बेस बना के करते हैं, फ्रेमवर्क 2011. ठीक है. तो ये एसर रिपोर्ट कौन कंडक्ट करता है? एनजीओ प्रथम. हर साल निकलता है. और इस रिपोर्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, खास करके गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. तो गवर्नेंस सेक्शन से में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और
सोशल इश्यूज के सेक्शन में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट लॉन्चेस आशा पे फॉर हेल्थ वर्कर्स। अब आशा पे की अगर हम बात करें, आशा पे की अगर हम बात करें तो आशा वर्कर्स के बारे में हमने इससे पहले भी एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब उनकी इंसेंटिव्स की, उनकी सैलरीज की बात हो रही थी, सैलरी हाइक की या फिर उनकी इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, तो इंसेंटिव्स बढ़ाई भी गई थी। आशा वर्कर्स जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इस टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पीरियड में इन लोगों ने बहुत कमाल की कंट्रीब्यूशन करी है। डोर टू डोर सर्विस जाके देते हैं ये, बहुत ही दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन दिस कोविड क्राइसिस सिचुएशन। ठीक है, तो इनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च किया है आशा पे। अब इनकी जो पेमेंट होगी या इनकी जो इंसेंटिव्स होंगे वो सारे ऑनलाइन मोड में पे किए जाएंगे, ये ऐप के थ्रू भी पे किए जाएंगे और डायरेक्टली इनके अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, इसके तहत और भी कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, कि पेमेंट के साथ साथ सैलरीज और इंसेंटिव्स के साथ साथ इनकी जो रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो भी अब ट्रैक की जाएंगी। इनको सिम कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप नोट आप पीडीएफ पे देख सकते हैं। 30 GB और 4G इंटरनेट मिलेगा इनको हर एक मंथ, 30 GB डेटा, और इनकी लोकेशंस भी ट्रैकिंग होगी, कहाँ पे हैं, नहीं है, क्या है, कहाँ पे ज़रूरत है, नहीं है, और इनकी मॉनिटरिंग और इनकी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस की रिपोर्ट, वो भी ट्रैक की जाएंगी। और अलग से ये स्टेट की जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी इनकी रिपोर्ट जाएंगी। ठीक है, तो आशा पे जो मेनली है, आपको ये ध्यान पे रखना है, आशा पे जो है प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ये आशा ऐप बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? ठीक है, फॉर डिजिटल पेमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट्स आशा वर्कर्स, फॉर डिजिटल पेमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेट्स आशा। स्टेट के अंदर कितने आशा हैं, ठीक है, जो भी इनकी सैलरी इंसेंटिव है सब डिजिटली अब पे की जाएगी और इनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। और अलग से इनकी रिपोर्ट परफॉर्मेंस की वो स्टेट हेडक्वार्टर्स में भी जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रहेगा ही रहेगा, साथ में अलग से हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। तो ये नया एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के लिए। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो हरियाणा के वेरियस एग्जामिनेशन में, HCS में भी पूछा जा सकता है, हरियाणा अलाइड सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है, और भी जो एग्जामिनेशन हरियाणा के अंदर होते हैं वहाँ पे भी ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो फॉर्डर पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल सकता है कि हाँ, इनकी कंट्रीब्यूशन या इनके रोल को हेल्थ सेक्टर में इंप्रूव करने के लिए, या फिर जो भी वेरियस स्कीम्स चलती हैं जैसे ICDS वगैरह, उनमें इनका रोल क्या हो जाता है और उनको किस तरह से इनके प्रेरोगेटिव्स जो होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए और इनके काम को सराहना चाहिए। ठीक है, वहां पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अभी आशा वर्कर्स कौन होते हैं? फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, कम्युनिटी से ही, हमारे बीच से ही चुनी जाती हैं और उनको वेरियस, जैसे ICDS के अंदर होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, वहाँ पे भी ये सारे होते हैं, वैक्सीनेशन, ये सारे काम ये करते हैं। कौन से काम इनके होते हैं? मिक्स ऑफ टास्क, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर एंटरटेनमेंट्स स्पेशली अमंग द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड, प्रोमोटिंग हेल्थी बिहेवियर्स एंड मोबिलाइजिंग फॉर collective actions for better health outcomes and meeting curative care needs as appropriate to the organization of service delivery in that area and compatible with her training and skills। ठीक है, मदर मैटर्निटी बिल के तहत भी जो प्रोविजंस हैं, जो सर्विसेज हैं, वो भी इनके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो याद रखना है, आशा वर्कर मेनली फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। तो हरियाणा के अंदर भी इशू चल रहा था, ये अभी इनकी इंसेंटिव्स को लेकर बात चल रही थी, इनकी सैलरी को लेकर बात चल रही थी और बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। तो करंट में ये बर्निंग इश्यूज चल रहा है। तो ये ऐप जो इनके लिए लॉन्च किया गया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए ये सारे डेवलपमेंट्स, कमिंग वीक में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम उसको भी कवर करेंगे।
ठीक है, याद रखना है आपने कुछ जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पीरियड चल रही है वो फार्म बिल्स, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, लीगल प्रोविजन जो उसके हैं वो, फिर उसके बाद स्टबल बर्निंग के केसेस, एयर पोल्यूशन, इसके अलावा जो भी इश्यूज चल रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से भी, जो भी स्कीम से रिलेटेड है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, आप प्लीज गो थ्रू इट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज स्टे अपडेटेड एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे कोर्सेज के डिटेल्स अगर चाहिए आपको, हरियाणा के करंट अफेयर्स के कोर्सेज हो या टेस्ट सीरीज हो या हमारे ऑनलाइन क्लासेस हो, कंप्लीट कोर्सेज के क्लासेस हो, सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो विल मीट इन द कमिंग वीक अगेन, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।